हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपने अभी तक की वीडियोस में देखा है, हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का कोर्स BOTA 101 यानी बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हम एलगी का लगभग पूरा ही पोर्शन कर चुके हैं और अभी हमने स्टार्ट किया है सेक्शन बी यानी कि फंजाई, और इसमें भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज जिस वीडियो को हम कर रहे हैं वो है पक्सीनिया, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ हमारे कोर्स में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पक्सीनिया है, बीइंग एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमारी बहुत सारी क्रॉप्स को हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम ये करता है। तो बिना किसी देरी के अगेन सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी देख लेते हैं। ये डिवीजन यूमाइकोटा का मेंबर है, इसका सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। लेट्स रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना सब डिवीजन। जो इसका थैलस होगा वो कैसा होगा? माइसीलियल होगा, यानी हाइफे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जो माइसीलिया की फॉर्मेशन करते हैं, और उसके साथ ही कैसा होगा? सेप्टेट थैलस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ यानी एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजिनस होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिडियोफोर्स होते हैं वो 2 से 4 बनते हैं इस पूरे के पूरे बेसिडियोमाइकोटिना के जो भी मेंबर्स हैं, 2 या 4 बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं फ्रेगमो या होलो बेसिडिया पर, या तो पूरा का पूरा बेसिडियम जो है वो पूरा का पूरा जो बेसिडिया है उसमें उसके स्पोर बनेंगे, या तो फिर वो सेप्टेट हो जाएगा और 4 बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, या 4 सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो क्लास है वो है टेलियोमाइसिटीज़। टेलियोमाइसिटीज़ क्लास के अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं कि इसमें जो बेसिडियोकार्प होगा, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो एब्सेंट होती है। और फ्रूटिंग बॉडी की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर टेलियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सोराई में भी हो सकते हैं और स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेलियोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। ऑर्डर यूरिडिनेल्स की बात कर दें तो यूरिडिनेल्स ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं उनको हम रस्ट या रस्ट फंजाई भी कहते हैं। जो भी रस्ट नाम की डिजीज़ अगर हमें किसी प्लांट में सुनने को मिलती है तो वो किस चीज़ की वजह से हो रही है, समझ जाइए, वो यूरिडिनेल्स ऑर्डर की वजह से हो रही है ऑफ सब डिविजन बेसियोमाइकोटिना एंड क्लास टेलियोमाइसिटीज़। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनमें डोलीपोर सेप्टम जो होता है विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना, वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है। और इस पक्सीनिया की फैमिली है पक्सीनिएसी। अब यूरिडिनेल्स जो ऑर्डर है ना, इसको आगे फैमिलीज़ में जब हमने डिवाइड किया है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कि स्पोर्स के स्ट्रक्चर किस तरह से हैं, कैसे स्पोर्स बनते हैं, उसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो जो पक्सीनिएसी है वहाँ पर हमें स्टॉक्ड टेल्यूटोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी फैमिली है पक्सीनिएसी और जीनस है पक्सीनिया। तो इसकी अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो अभी तक लगभग 700 स्पीशीज़ जो हैं वो हमें पता है इसकी, जिसमें से 262 तो इंडिया से ही रिपोर्ट की गई हैं। अब ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि इनको होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जैसे भी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं ये सैप्रोफिटिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और बहुत सीरियस डिजीज़ करती हैं हमारी क्रॉप्स को, जिनको हम रस्ट के नाम से जानते हैं। तो 2-3 नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, ये करती है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, और बहुत बार एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये बेसिकली ट्रॉपिकल डिजीज़ है और इंडिया में ये हमें सदर्न पार्ट्स में देखने को मिलती है। सेकंड है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो है ये ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट करती है और ये सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में हमें देखने को मिलती है। तो
इंडिया में सब ट्रॉपिकल कंडीशंस जो हैं वो कहाँ हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हैं। और थर्ड है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस जो है ये येलो रस्ट ऑफ व्हीट करती है, आपके व्हीट के ऊपर येलो मास ऑफ पाउडर या येलो कलर के पस्ट्यूल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रीक्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में और मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ थी पक्सीनिया की। अब सीधा आ जाते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर। तो लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि ये हेटेरोशियस कंडीशन की होती है, या ये जो फंजाई है ये कैसी होती है, हेटेरोशियस होती है। मतलब क्या है कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। 2 होस्ट ऐसा नहीं कि साइड वाइज 2 गेहूं के पौधे लगे हैं और उसके ऊपर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, वैसा नहीं। 2 अनरिलेटेड होस्ट चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर व्हीट है और एक बर्बेरी है। तो व्हीट क्या है, ट्रिटिकम वुल्गारी, और बर्बेरी क्या है, बर्बेरिस वुल्गारी। व्हीट इज़ अ प्राइमरी होस्ट और बर्बेरिस वुल्गारी जो है ये अल्टरनेट होस्ट होता है। तो ये दोनों होस्ट इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से एक भी होस्ट पूरा नहीं होता है तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। हेटेरोशियस का मतलब क्या है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट और शियस यहाँ पे होम मीनिंग आता है। व्हीट पर ये डाइकैरियोटिक फेज को कंप्लीट करता है और बारबेरी लीफ पर ये हैप्लोफेज को कंप्लीट करता है। अब इस पक्सीनिया में हमें 5 तरह के स्पोर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से स्पोर्स हैं, लाइन वाइज उनको देखते हैं। सबसे पहले है यूरिडिनोस्पोर। यूरिडिनोस्पोर्स जो है या यूरिडोस्पोर इसे कहा जाता है। ये रिपीटिंग वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनते हैं। किसके, इसी फंगस के डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनते हैं। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है, ऐसा फंगस ऐसा माइसीलियम जिसके सेल्स में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, जिसके सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और दोनों की जो दोनों का जो मेकअप है, डीएनए का मेकअप है, वो कैसा होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। एक प्लस स्ट्रेन का होता है, एक माइनस स्ट्रेन का होता है। ये मान लीजिए कि एक मेल से आया होता है, एक फीमेल से आया होता है, ठीक है। तो एक प्लस स्ट्रेन का है, एक माइनस स्ट्रेन का है। तो ये डाइकैरियोटिक 2 न्यूक्लियाई वाले माइसीलियम से बना होता है यूरिडिनोस्पोर। और खुद भी ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। दूसरा टेल्यूटोस्पोर्स या टेलियोस्पोर्स। ये जो टेल्यूटोस्पोर या टेलियोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनसे बेसिडिया बनता है। बेसिडिया क्या है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर क्या बेसिडियोस्पोर्स अपीयर होते हैं। तो टेल्यूटोस्पोर्स के ऊपर, क्योंकि हमने कहीं अभी पीछे क्लास जब हम सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टेल्यूटोस्पोर से रिप्लेस होता है बेसिडियोकार्प। तो यहाँ टेल्यूटोस्पोर्स जो हैं उनके ऊपर बेसिडिया बनते हैं और बेसिडिया से स्पोर्स बनते हैं। और ये जो टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब ये जो यूरिडिनोस्पोर्स हैं और टेल्यूटोस्पोर्स हैं ये दोनों ही व्हीट प्लांट के ऊपर पक्सीनिया ग्रामिनेस के केस में बनते हैं। और थर्ड जो स्पोर है वो है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर कैसा होता है, ये मोनोकैरियोटिक होता है, मोनोकैरियोटिक है और यूजुअली आफ्टर मियोसिस के बाद बनता है। तो मियोसिस के बाद जब भी हमारे पास स्पोर बनेंगे और वो मोनोकैरियोटिक है तो ऑलवेज दे विल बी हैप्लॉइड। तो यूरिडिनोस्पोर डिप्लॉइड डाइकैरियोटिक है, टेल्यूटोस्पोर डिप्लॉइड है और यूनी मतलब एक ही कैरियन है उसमें। और बेसिडियोस्पोर क्या है, बेसिडियोस्पोर भी मोनोकैरियोटिक है और यहाँ पर ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। फोर्थ टाइप के जो स्पोर हैं वो हैं स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया भी मोनोकैरियोटिक सेल्स हैं और ये कैसे एक्ट करते हैं, गैमीट की तरह। तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। और एशियोस्पोर्स, एशियोस्पोर्स जो हैं ये नॉन रिपीटिंग वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं और डाइकैरियोटाइजेशन के बाद बनते हैं।
ये भी डिप्लॉयड होंगे। अब ये जो लास्ट के दोनों स्पोर्स हैं, ये पक्सीनिया के केस में हमें बारबेरी या महोगनी की लीफ के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है उसमें ये पांचों तरह के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी पक्सीनिया की स्पीशीज़ को हम कैसे कहते हैं? मैक्रोसाइक्लिक स्पीशीज़ कहते हैं, जिसमें पांचों जो मेंशन्ड स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कुछ और टाइप की अलग टाइप की रस्ट होती हैं जिसको माइक्रोसाइक्लिक रस्ट कहते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ल्यूटोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो जब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं पक्सीनिया ग्रामिनिस की, उसको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। पहला हेडिंग क्या रहेगा कि फंगस वीट के ऊपर कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या क्या बना रहा है। उसके बाद सेकंड कि फंगस जो है सॉइल के ऊपर क्या क्या कर रहा है, सॉइल के ऊपर अपने लाइफ साइकिल के कौन से पार्ट को पूरा करता है। और थर्ड है फंगस ऑन बारबेरी, कि बारबेरी के प्लांट के ऊपर, कशमल का जो प्लांट है उसके ऊपर कैसे ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो हम इसको 3 स्टेजेस में पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 स्टेजेस को पढ़ने जा रहे हैं, फंगस की स्टेजेस वीट के ऊपर और उसके बाद उसकी सॉइल्स के ऊपर। तो वीट पर कैसे फंगस रहता है, क्या करता है। तो फंगस का वीट के ऊपर जो माइसीलियम होता है, थैलस होता है, पहले उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो जो माइसीलियम होता है वो आइसोलेटेड पैचेस में होता है। जैसे ये अगर स्टेम है ना, तो इस तरह से कुछ पैचेस जो हैं वो हमें ब्लैक, ब्राउन, येलो कलर के देखने को मिलते हैं, और लीफ पर भी ये देखने को मिलते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। अब ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में ये ग्रो करते हैं, इंट्रासेल्यूलर नहीं होते हैं माइसीलियम के जो हाइफे होते हैं। ये जो हाइफे होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होता है लेकिन डॉलीपोर सेप्टम उसमें एब्सेंट होता है, और डाइकैरियोटिक होता है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और सिंपल सेप्टेट पोर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, यानी मैंने कहा कि डॉलीपोर सेप्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंट्रासेल्यूलर हाइफे, इंट्रासेल्यूलर हाउस्टोरिया होना था, ये हाइफे नहीं, इंट्रासेल्यूलर हाउस्टोरिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो बटन शेप्ड होते हैं और नरिशमेंट को अब्जॉर्ब करते हैं होस्ट के सेल से। और सेल कैसे हुए? डाइकैरियोटिक, हेटेरोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक वर्ड जहाँ पे भी आएगा आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अपने क्वेश्चन को वेटेज देने के लिए, थोड़ा लेंथी बनाने के लिए आप सारी ऑर्गेनेलीज के नाम भी लिख सकते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट का नाम वहाँ पर नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम यूरिडो स्टेज की बात कर लेते हैं कि यूरिडो स्टेज कैसे बनती है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरे के पूरे स्टेजेस का, कि कैसे यूरिडो स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है टू फॉर्म यूरिडोस्पोर। तो ये एक माइसीलियल मैट लाइक स्ट्रक्चर है। तो गर्मियों की जब अभी शुरुआत ही हो रही है, ठीक है, मार्च अप्रैल का महीना है, गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो ये जो मास ऑफ हाइफे हैं, जो इंटरसेल्यूलर हाइफे हैं, ये एग्रीगेट शुरू होने लग जाते हैं पक्सीनिया की लीफ या स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे। अब यहाँ पर जब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो ये एक कॉम्पैक्ट मास जैसा यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं उसके बाद ये यहाँ पे ब्रांचेस छोड़ना स्टार्ट करते हैं, जो कैसी होती हैं? 2 सेल्ड होती हैं। 2 सेल हाइफल ब्रांचेस जो हैं वो टुवर्ड एपिडर्मिस ये बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये एपिडर्मिस में क्या है? स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ स्वेल कर रही है ये एपिडर्मिस, इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? इन दोनों सेल्स में जो अपर सेल है, जो एपिकल पोर्शन वाला सेल है, जो एपिडर्मिस की साइड वाला सेल है, वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और मैच्योर होते होते पहले वो यंग यूरिडोस्पोर बनाता है, और जो नीचे वाला सेल है ये क्या बनाता है? स्टॉक बनाता है। अब ये जो यूरिडोस्पोर है ये कैसे बनता है? इसमें जर्म पोर होती हैं, 4 जर्म पोर्स इसमें होती हैं, 2 इसमें वॉल्स होती हैं, एक्साइन, इंटाइन, ठीक है।
एक्साइन जो है वो स्कल्पचर्ड होती है, ब्लैक कलर की होती है, इंटाइन हाइलाइन होती है, स्मूथ होती है, थिन वॉल्ड होती है। और इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन है, यानी अलग अलग स्ट्रेन्स जो हैं यहाँ पर न्यूक्लियाई की वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एक प्लस स्ट्रेन होता है, एक माइनस स्ट्रेन होता है, इसलिए यहाँ पे इसका कलर भी डिफरेंट बताया गया है। अब जब ये यूरिडोस्पोर्स यहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं या बन जाते हैं कंप्लीटली, तो वो क्या करेंगे, इस एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर डालेंगे और इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, रप्चर कर देंगे। और ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ हवा में डिसेमिनेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टॉक टूटेगी, ये यूरिडोस्पोर्स बाहर निकलेंगे और ये हवा में फैल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं। यहाँ पर यही सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि ये अर्ली समर में ये स्टेम या लीफ के ऊपर यूरिडोसोराई या यूरिडिया में यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। अब जब ये यूरिडोस्पोर लिबरेट होंगे तो स्टॉक की ब्रेकिंग होगी, विंड के साथ ये डिसेमिनेट हो जाएंगे, मतलब हवा में ये इधर उधर फैलेंगे। इधर उधर कहाँ जाके फैलते हैं, ये बहुत दूर नहीं जाते हैं, या तो उसी प्लांट के ऊपर, गेहूं के उसी प्लांट के ऊपर, वीट के, या उसके साथ किसी दूसरे प्लांट पर ये क्या करते हैं, उसकी लीफ पर जाके स्टिक कर जाते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में जब इनको लगेगा कि कंडीशन फेवरेबल है, इनको थोड़ा मॉइस्चर मिल रहा है, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट है, तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट जब ये करेंगे तो जर्म ट्यूब निकालने के बाद ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर इस जर्म ट्यूब को स्टोमेटल पोर के अंदर जाने के लिए यानी पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प देता है। और अंदर सबस्टोमेटल कैविटी में ये क्या करते हैं, सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन अगेन करते हैं। और इस तरह से व्हीट के प्लांट पर हर 15 दिन के बाद जो है एक यूरिडोस्पोर से नया माइसीलियम बन के नए यूरिडोस्पोर्स तैयार होते हैं। तो सोचो, व्हीट का प्लांट अगर 4-5 महीने रहता है खेतों में, तो कितने साइकिल्स जो हैं वो यूरिडोस्पोर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये शॉर्ट साइकिल्स जो हैं ये चलते रहते हैं और इस तरह से ये डिजीज़ के या फंगस के जो स्प्रेडिंग है वो होती रहती है। तो क्योंकि ये कोनिडिया की तरह रिपीटेड डिवीजन जो है या रिपीटेड माइसीलियल फॉर्मेशन शो करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, कोनिडिया की तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है टेल्यूटो स्टेज। अब क्या हुआ कि यूरिडोस्पोर्स तो बनते जा रहे हैं, समर से सीज़न चेंज हो गया और अब लेट समर्स आ गई हैं। थोड़ा मॉनसून वाला कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, समर्स जो हैं वो अपने पीक को छोड़ चुकी हैं, तो आएगी हमारे पास टेल्यूटो स्टेज। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास हमारे व्हीट के प्लांट के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं टेल्यूटोस्पोर्स। फॉर्मेशन वैसे ही होगी सारी की सारी, थोड़े से स्लाइट चेंजेस हैं। जैसे यूरिडोस्पोर्स में 2 सेल की हमें जो है हाइफल ब्रांच देखने को मिलती थी, यहाँ पे जो 2 सेल की हाइफल ब्रांच होगी उसमें अगेन डिवीजन होगी अपर सेल में और वो 3 सेल्ड जो ब्रांच है वो बन जाएगी। अब अपर 2 सेल्स जो हैं वो टेल्यूटोस्पोर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे टेल्यूटोस्पोर में कन्वर्ट? इन दोनों सेल्स की जो वॉल है वो थिक वॉल्ड हो जाएगी। थिक वॉल होने के बाद क्या है, ये ब्लैक कलर की हो जाती है। जो ऊपर वाला सेल है यानी जो एपिकल सेल है और जो बेसल सेल है, इनमें एक एक जर्मपोर होती है। एपिकल सेल की जर्मपोर जो है वो एपेक्स की तरफ होती है और जो बेसल सेल है उसकी टुवर्ड द लेटरल साइड की तरफ क्या होती है, जर्मपोर प्रेजेंट होती है। एक एक जर्मपोर इन दोनों सेल्स में प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा और क्या होगा, यहाँ पर कैरियोगैमी भी हमें टेल्यूटोस्पोर्स की फॉर्मेशन के दौरान देखने को मिलती है। ये दोनों सेल्स में जो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई हैं प्रेजेंट, ठीक
ठीक है, 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर जो प्रेजेंट है डाइकैरियोटिक सेल्स में, ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैरियोगैमी होती है और हमें डिप्लॉयड सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है हर सेल में, चाहे वो एपिकल सेल है चाहे वो बेसल सेल है। फिर ये थिक वॉल हो जाएंगे, ब्लैक कलर के टेल्यूटोस्पोर्स हो जाते हैं और फिर ये अगेन वही एपिडर्मिस को रप्चर करेंगे और फिर डिसैमिनेट हो जाते हैं विंड में स्टॉक के टूटने पर। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। इनकी जो आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है, एक्साइन इसको कहते हैं, ब्लैक होती है, थिक होती है, स्मूथ होती है, स्कल्पचर्ड नहीं होती है, ठीक है, एक्यूमुलेट नहीं होती है। इनर वॉल कैसी होती है, इंटाइन, इसको हम एंडोस्पोर भी कहते हैं। ये हलाइन यानी कलरलेस होती है और मेम्ब्रेनस होती है। अब ये जो टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं ये बाइसेल्ड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, ये कोनिकल इनका एपेक्स होता है। जर्म पोर होते हैं, अपर सेल के पास एपिकल जर्म पोर होता है, लोअर सेल के पास लेटरल जर्म पोर होता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ पर दोनों सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि टेल्यूटोस्पोर्स लिबरेट तो हो गए, हवा में फैल तो गए, लेकिन फैलने के बाद कहाँ गए। टेल्यूटोस्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए, पेरिनेट करने के लिए होते हैं। तो अब क्या होती है, टेल्यूटोस्पोर की फॉर्मेशन के दौरान जो है लेट समर्स होती हैं, सर्दियों की शुरुआत होने वाली होती है। तो जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हो रही है मतलब अब अनफेवरेबल कंडीशन है, वीट के प्लांट तो पूरी साल नहीं रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, वीट का प्लांट इन्होंने छोड़ दिया जो मरने वाला है बेचारा, और ये सॉइल पे जाकर अब सरवाइव करेंगे। तो ये सॉइल में ही अपनी नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको पूरा करते हैं, यानी बेसिडियल स्टेज को कंप्लीट करते हैं। सॉइल में क्या करेंगे, टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट होने के बाद इन पर ही बेसिडिया की फॉर्मेशन होती है और उन्हीं बेसिडिया के ऊपर जो है बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो वो देखते हैं हम कि किस तरह से वो बनते हैं। तो इनकी जो जर्मिनेशन होती है वो इन सिटू होती है, यानी इनको यहाँ पर अभी लिविंग होस्ट नहीं चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, ये होस्ट के बाहर सॉइल के ऊपर ही जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन से पहले इन्होंने एडिकेट ह्यूमिडिटी इनके पास थी, मॉइस्चर था, फ्रीजिंग टेम्परेचर था, और जैसे ही कंडीशंस इनके फेवर में आना शुरू होती हैं ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जर्मिनेट कैसे कैसे करेंगे, हर एक सेल जो है, ये सेल, ये जो टेल्यूटोस्पोर है जो ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर जब जर्मिनेट करते हैं तो इसको हम प्रोबेसिडियम कहते हैं। ठीक है, यंग माइसीलियम जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम प्रोबेसिडियम कहते हैं। यहाँ पर इस प्रोबेसिडियम जो जर्मिनेटिंग हाइफा है यहाँ पर, इसमें ये जो दोनों ही न्यूक्लियाई हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं। जब इसके ऊपर प्रोबेसिडियम के ऊपर माइग्रेट करके तो यहाँ पर मियोसिस होगी, फर्स्ट मियोसिस होगी, सेकेंड मियोसिस होगी, और यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स होती है। सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स में क्या है, जो प्लस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई हैं वो अलग हो जाएंगे, माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई अलग हो जाएंगे, और इस तरह से हमें 2 प्लस स्ट्रेन और 2 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। 4 न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पे होनी है बेसिडिया की फॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा जो है होलो बेसिडिया की तरह एक्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो ये जर्म ट्यूब निकली है, यहाँ पर जो बेसिडिया है या बेसिडियम है वो फ्रेगमेंट्स में होते हैं। तो वो फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर ये जो 4 न्यूक्लियाई है इनके बीच में 3 सेप्टा की फॉर्मेशन होती है और 3 सेल्ड बेसिडियम जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, हर एक सेल जो है वो बेसिडियम की तरह एक्ट करता है। फिर इन बेसिडिया की जो लेटरल साइड की टिप वाली वॉल है वहाँ पर एक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिग्मा।
इन्हीं स्टेरिग्मा के ऊपर स्वेलिंग बनना शुरू हो जाती है। इस तरह से अगर ये स्टेरिग्मा है तो इसके ऊपर इस तरह से स्वेलिंग बनती है, और जो न्यूक्लियाई हैं वो न्यूक्लियाई अलोंग विद द होल कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म वो पूरे के पूरे कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस स्टेरिग्मा की स्वेलिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है और बेसिडियोस्पोर्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बेसिडियोकार्प नहीं बना पूरा का पूरा। बेसिडियोकार्प की जगह किसने ले ली यहाँ पर? ठीक है, फ्रूट प्रोड्यूसिंग बॉडी नहीं बन रही है यहाँ पे। फ्रूट प्रोड्यूसिंग बॉडी की जगह जो टेल्यूटोस्पोर्स बने थे उन्होंने ले ली है। ठीक है, अब ये जो टेल्यूटोस्पोर्स हैं इन पे फर्दर डेवलपमेंट होती है, इन्हीं के ऊपर बेसिडियम बनते हैं, जो कैसे होते हैं, फ्रैग्मोबेसिडियम होते हैं, यानी यहाँ पे सेप्टा की प्रेजेंस होती है, सेप्टेट कंडीशन होती है, और उनके ऊपर स्टेरिग्मा प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, फिर ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये अब सॉइल पे जाकर ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, या वापस ये हम कहें इनको कि तुम वीट के प्लांट के ऊपर जाओ और वहाँ पे जाके जर्मिनेट करो, तो वहाँ पे ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। ये विंड में एक्सपोज हो जाते हैं और फिर इधर उधर ये देखते हैं कि इनको बर्बेरी का प्लांट कहाँ मिलेगा या महोगनी का प्लांट कहाँ मिलेगा, वहाँ पे जाकर ये क्या करते हैं, फिर जर्मिनेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने अभी आधा ही किया है इसका लाइफ साइकिल। अभी बार्बेरीज के लीफ के ऊपर जो स्पर्मेशिया की फॉर्मेशन है और जो एशियोस्पोर्स की फॉर्मेशन है वो करना बाकी रह गई है। तो तब तक आप इसको यहाँ तक समझिए।